नमस्कार, पत्रिका मंच में आपका स्वागत है। मैं हरीश पाराशर और आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं सैयद अबूबकर नकवी। नकवी साहब राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदर हैं और लंबे समय तक शिक्षक नेता के रूप में अपनी पहचान भी बनाई है। राष्ट्रवाद के प्रखर समर्थक हैं। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में सामान्य किसान परिवार में जन्मे नकवी जी मुस्लिम महासभा संस्थान के भी संस्थापक हैं। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में सक्रिय। आइए हम आज बात करते हैं सैयद अबूबकर नकवी जी से और जानते हैं राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यकलापों के बारे में और मुस्लिम समुदाय की प्रगति को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में। नकवी साहब, पत्रिका मंच में आपका स्वागत है। थैंक यू। नकवी साहब, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी आपका बहुत छोटा कार्यकाल हुआ है। इससे पहले कि हम वक्फ बोर्ड की चर्चा करें, शुरू में आपके बचपन की ओर जाते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपना बचपन गुजारा। देखिए, हाई सेकेंडरी मैंने 1979 के अंदर मालपुरा से की थी जी, 11th क्लास पास जी। उसके बाद वहाँ पे कॉलेज नहीं होने की वजह से जी टोंक में एजुकेशन लेना आया और 79 में एनरोलमेंट करा के 84 तक कॉलेज एजुकेशन मैंने टोंक में ली जी। और वहाँ पर खेलों से, स्पोर्ट्स से और किसी न किसी रूप में संगठनों से जुड़कर वहाँ पर कौम की खिदमत करने की स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत की जी। इत्तेफाक से डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में करने के बाद मेरा 87 के अंदर पोस्टिंग हो गया था एज ए फिजिकल टीचर। बिल्कुल। उसके बाद 1 साल बाद ही मुझे शिवशंकर जोजा, जो हमारे महामंत्री थे संगठन, उन्होंने शिक्षक संघ के अंदर जिला संयोजक के नाते उन्होंने मुझे जिम्मेदारी देने की कोशिश की। पहले तो 5-6 महीने तो मैंने कोशिश की कि इस पे नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि यूनियन बाजी के अंदर कहीं ना कहीं अधिकारियों से लड़ना, नेताओं से लड़ना ही बात आती है। लेकिन चूंकि शिवशंकर जी ओझा ने इस बात के लिए बार बार शायद उन्होंने पहचान करी कि ये अच्छा काम कर सकेंगे, तो उन्होंने मुझे 87 के अंदर संयोजक बनाया। तो 13 साल तक मुझे टोंक जिले के जिला मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और सभी तहसीलों के अंदर न सिर्फ मेरे संगठन के बल्कि दूसरे शिक्षकों से भी भरपूर प्यार मोहब्बत मुझे मिली। लेकिन नकवी साहब, आप तो जैसा अभी आपने बताया खेलों में भी आप सक्रिय रहे, खो खो के भी आप राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी रहे जी। तो ऐसा नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जैसी राजनीतिक नियुक्ति, पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, तो ये भी क्या खो खो के खेल की तरह ही है कि कभी कोई खो मार जाता है, कभी कोई कर जाता है? तो यहाँ तक आना, ये सफर आपका कैसा रहा? देखिए, खो खो के अंदर चाहे नेशनल खेला हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग के अंदर यूनिवर्सिटी में पोजीशन लगाई हो, मैंने हमेशा एक बात देखी है कि ईमानदारी और मेहनत के साथ बिल्कुल अगर इंसान काम करता है तो किसको किसी न किसी फील्ड में कहीं ना कहीं अपना आप जगह मिलती है जी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि शिक्षक संघ का जिला मंत्री बनूंगा जी। या 16 साल तक प्रदेश अध्यक्ष इसी संगठन का रहूंगा या कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष के रूप में, फिर प्रदेश महामंत्री के रूप में मुझे बहुत लंबा काम करने का मौका मिलेगा। इन्हीं खिदमात के करते करते कहीं ना कहीं मैं कौम से जुड़ा। और हमारे जब उस वक्त गहलोत सरकार ने जो 1998 से लेकर 3 तक जो हमारे पर जो कर्मचारियों के ऊपर जो जबरदस्त तरीके से परेशानियां दी थी, तो उसकी लड़ाई के बाद मैंने लड़ाई जब शुरुआत की तो इत्तेफाक से परिवर्तन यात्रा के दरमियान जो सम्मान्य वसुंधरा राजे जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके विचार, उनकी सोच जब देखी हमने कर्मचारियों के प्रति, तो हमें लगा कि अगर ये मुख्यमंत्री बन जाती है तो राजस्थान के कर्मचारियों को बहुत कुछ दे सकती है। लेकिन ये भी कहते हैं नकवी साहब कि आप जब कर्मचारी नेता रहे तो टोंक के अंदर आपने कोई डीओ की कॉलर पकड़ ली थी और उनको बाहर निकल लिया था ऑफिस से। देखिए, कोशिश मैंने ये करी है कि डीओ बाद में होते हैं, बड़े पहले होते हैं। बिल्कुल। उनका मान सम्मान करना हमारा पहला अधिकार होता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो बड़े होते हैं। लेकिन मैंने कोशिश ये करी कहीं ना कहीं पहले बाइज्जत टेबल टॉक करके बात करें। लेकिन ये जो बात है कि इस तरीके से बात मैं समझता हूँ कि मैंने कभी अपने पड़ोसी या अधिकारी किसी के साथ बदतमीजी करना तो बहुत दूर है, बल्कि तू से उनसे बात नहीं की होगी। कोशिश यही की है कि इज्जत के साथ बात करें, काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह टोंक जिले में नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर जहाँ भी इस तरह काम करने का मौका मिला है, एक सकारात्मक सोच के साथ मुझे मान सम्मान के साथ ये जिम्मेदारियां मिली है और उसी का नजरिया मानता हूँ मैं। तो जैसा मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में आना आपका ये निहायत एक राजनीतिक नियुक्ति होती है। सब जानते हैं बोर्ड निगम जितने भी अपॉइंट होते हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। वक्फ को जहां तक हम समझते हैं, वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम पर, यानी जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है वक्फ बोर्ड के पास, वो सब है जो लोगों ने खुदा के नाम पर दान की हुई है। क्या जो वक्फ बोर्ड का गठन था वो जिस मकसद से किया गया, उस मकसद में वक्फ बोर्ड कामयाब हो पा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी
यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा विश्वास मेरे पर किया। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी खिदमत है, सबसे बड़ा काम करने का जो मौका है वो वक्फ बोर्ड के अंदर ही है। इसमें सभी दरगाहें, अजमेर दरगाह को छोड़कर पूरे राजस्थान की सभी मसाजिदें, कब्रिस्तान, इसका डेवलपमेंट करना, खाली ज़मीनों के ऊपर कुछ न कुछ स्कूल, हॉस्पिटल, गर्ल्स हॉस्टल, जितने भी अच्छे काम जो हो सकते हैं वो करने का मौका वक्फ बोर्ड को मिलता है। तो ऐसी जिम्मेदारी जब मुझे मिली तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की जिम्मेदारी कभी अपन को मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छा काम किया, नेक काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया। तो जिस तरीके से मुझे प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ, महामंत्री कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसी तरीके से ये भी एक कड़ी मुझे वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप के रूप में मुझे माननीय वसुंधरा राजे जी ने दी। लेकिन एक बड़ा जो सवाल है वो ये है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जायदाद, काफ़ी है मेरे ख्याल 19-20 हज़ार के करीब जायदाद है जो वक्फ बोर्ड के पास हैं, उन पर कहीं कब्जे हो रहे हैं, कहीं अतिक्रमण हो रहे हैं, कई लोगों ने नाम मात्र का किराया दे रखा है। तो क्या ये समस्या जो है लंबे समय तक चलती रही? क्योंकि आज की बात नहीं है, बरसों से ये विषय चल रहा है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी प्रदेश भर में है उन पर तरह तरह की जो कानूनी पेचीदगियाँ चल रही है, लोग जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं या कुछ किया है आपने, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति हो तो काम पॉजिटिव जब होते हैं। जब से मैंने 1 साल मुझे हो गया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हुए, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, आंकड़े भी हमारे पास है कि यहाँ पर मैंने देखा कि मतलब 1 साल 15 से लेकर 16 तक मैं समझता हूँ उसके अंदर मुश्किल से 27 या 26 लाख रुपए उनका हमारे पास इनकम सोर्स हुई थी, डोनेशन। लेकिन हमने उसका दुगना 54 लाख से भी ज्यादा आते बैठते किया, क्योंकि हमने कोशिश की कि हमने ये देखा कि कम कम किराए के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें दे रखी हैं। तो उनको बुला बुला के जब हमने टोबोली टॉक किए तो हमें वहाँ पर उनका सहयोग मिला, किराएदारों का भी। और आज चाहे वो किराएदार हो, चाहे डोनेशन दिया हो, चाहे किसी तरीके को किया हो, तो हमें लगभग हर चीज़ के अंदर हमारे, चाहे किराया लेने वाली बात हो, चाहे डोनेशन वाली बात हो, इसके अंदर दुगना तिगना हमने फायदा वक्फ बोर्ड को किया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की जायदादें पूरे राजस्थान के अंदर करीब मैं समझता हूँ 20,000 से ज्यादा जायदादें हैं। उन 20,000 जायदादों को किस प्रकार से काम में लिया जा सकता है? जो ज्यादातर तो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी कमेटियां होती है वो कमेटियां इसका करके, और उनका इनकम सोर्स जो होता है वो 93% वो खुद ही यूज करते हैं। लेकिन बोर्ड पर तो जो है सरकार ने भी करोड़ों रुपए का कर्ज सरकार को दे रखा है मेरे ख्याल, या बोर्ड का पैसा सरकार के पास है? देखिए, बोर्ड इसमें खुद सेल्फ इसमें काम करती है। मुख्यमंत्री चाहे तो इसमें अंदर अनुदान दे सकती है, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री चाहे तो इस पर मदद किसी भी तरह कर सकती है। सबसे बड़ी मदद मुझे जो मिल रही है सरकार से, बहुत बड़ी मदद, जहां भी हम खाली कराने जा रहे हैं, हमने देखा कभी 3-3, 4 जायदादें भी खाली नहीं हो पाई। लेकिन हमने ये देखा कि इस साल मैंने 1 साल के अंदर 13 जायदादें ऐसी खाली करवाई जो बीकानेर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जयपुर के अंदर, जहां भी हम गए शासन प्रशासन हमारे साथ रहा। ये किस तरह की जायदाद थी? मतलब ये जायदादें वो होती है जो हमें वक्फ, जी, जो कि एक तरीके से खुदा के नाम पे देके जाते हैं, और उस पर कोई ना कोई अतिक्रमण करके किराया भी नहीं देता, डिफॉल्टर रहता है और अपना आप को ही करता रहता है। कभी कोर्ट केस के अंदर कभी क्या करके अपना काम निकालता रहता है। लेकिन कोर्ट से भी हमने जितने भी दावे करके उसके जीत कर, उसके जो हमने वारंट जारी करके भेजे, तो वहाँ पर प्रशासन का हमें सहयोग मिलता है, तो उसमें खाली कराने में बहुत आसानी रहती है। यानी कब्जेदारियों को हटाने के लिए आपके प्रयास जब भी सार्थक हो सकते हैं जब आपको प्रशासन का सहयोग हो। और 1 साल में मैंने महसूस किया कि माननीय वसुंधरा राजे कार्यकाल में जहां भी हमने इस तरीके की भेजा, हमें पूरा सहयोग मिला, पूरी मदद मिली है, और इसके अंदर जितना काम कर सके उतना कम में महसूस होता है। मैंने देखा कि सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान ही स्टेट है जिसने 4 जायदादें, 2 जयपुर की, 2 कोटा की, नबार्ड को दी सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसमें पैसा में लगाने की जरूरत नहीं होती, सेंटर अपने जरिए उसके अंदर वो करता है, डेवलपमेंट करता है। वक्फ बोर्ड के साथ नकवी साहब मैं आपको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूंगा मौजूदा राजनीतिक माहौल को लेकर के, क्योंकि ताजा बातें पिछले जो यूपी के इलेक्शन हुए उनमें ये विषय बहुत आया, कई बार आया कि कब्रिस्तान के बारे में तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है और शमशानों को लेके कम हो रहा है। ऐसे विषय क्या खासतौर से यूपी में ही थे या दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की बातें हो रही है? देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर और सेंटर मैंने एक बात देखी कि पहले जो कब्रिस्तान थे वो शहर से बाहर दिए जाते थे, जमीन उनके शहर के बाहर दी जाती थी, और अब भी यही होता है। लेकिन कई जगह ऐसा हो गया, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे और सिटी, बड़ी बड़ी सिटी में लीजिए, कि वो सिटी के मेन हार्ट ऑफ सिटी में आ गए, वो सिटी के अंदर आ गए, तो वहां पर जो जमीनें बची हुई रहती है जहाँ कब्र भी नहीं
नहीं है और वहाँ पे खाली है, तो वहाँ पे हम छोटा कोई भी बनाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा कीमत में कराया जाती है। जैसे अपने एमआई रोड ही देख लीजिए, अपने घाट गेट वाले कब्रिस्तान ही देख लीजिए, अमानी शाल के इधर ही देख लीजिए। तो ये जब बीच सिटी के अंदर आते हैं तो इसके अंदर छोटी छोटी दुकानें या छोटे छोटे रेजिडेंस या कॉमर्शियल बनाते हैं, उसकी बहुत ज्यादा इनकम सोर्स होती है। इसलिए वो बनाने वाले की वो इच्छा शक्ति होना चाहिए कि अच्छे से अच्छा काम करे, जहाँ जिस तरीके से ज्यादा इनकम सोर्स कर सके। मेरे सवाल को आप थोड़ा दूसरी तरफ ले गए। मैं थोड़ा यूं कह रहा था कि जैसा यूपी में माहौल बना चुनाव को लेकर के, ये तो ठीक है, आपकी राजस्थान की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का यूपी में तुष्टीकरण जैसी बात पिछली सरकार के लिए कही गई, क्या सचमुच जो प्रधानमंत्री का आरोप था सीधे तौर पे वो उस दौर में सही था या वो एक चुनावी बयान था? देखिए, वहां भी हमने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुस्लिमों ने काफी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है, चाहे वो मसला वहाँ की महिलाओं का 3 तलाक वाला हो, बिल्कुल, यहाँ पर मुस्लिम समाज जो कुंठित हो रखा था बहुत सालों से, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आजादी के बाद से जो अपने आप को गुठा हुआ महसूस कर रहा था, तो उससे भी हमने ये भी महसूस किया है कि वहाँ पर मुस्लिम मोहल्ले थे, मुस्लिम विधानसभाएं थी, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीत के आए हैं। तो अब दूसरी पार्टियां उसको क्या रूप देती हैं वो अलग बात है, लेकिन हम इस बात को स्वीकारते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर या राजस्थान के अंदर एक अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबका साथ सबका विकास, जब तक सभी समाज एक साथ नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ टिकट ही नहीं दिया अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को खास तौर से एक भी टिकट नहीं दिया। देखिए, ये उनकी वहां पर क्या रणनीति रही है पार्टी की वो होती है, लेकिन फिर भी वहां के मुस्लिमों ने वहां साथ देकर उनको ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश की है। ये हर पार्टी का एक सोच होती है, कहाँ पर मायावती जैसे ने सोच से ज्यादा देके क्या किया, एक तरीके से वहां पर कुठाराघात किया मुस्लिमों पर, उनको देते जो जितने वो होते। इसी तरीके भारतीय जनता पार्टी की कोई वो रहेगी रणनीति, लेकिन मैंने वहां देखा सुना टीवी में भी इनमें भी कि वहां पर मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट डालने के अंदर भी, सपोर्ट करने के अंदर भी अच्छा है वो किया। लेकिन नकवी साहब, एक बड़ा विषय आया इन चुनाव के दौर में भी, वो जो मुस्लिम रिलेटेड विषय थे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का विषय था या फिर कॉमन सिविल कोड की बात थी, उन दोनों को लेकर के प्रचारित किया गया। और अब जब वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टरपंथी आ गए, जैसा कहा जा रहा है कि वो हिंदुत्व के समर्थक हैं, तो क्या, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन क्या सचमुच उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा भी आपने ट्रिपल तलाक वाली बात कही जी, मुस्लिम महिलाएं बहुत लाइक कर रही है इस बात को, बिल्कुल, कि मुस्लिम जेंट्स 2 मिनट के अंदर किसी भी कारण से कह देता है तलाक तलाक तलाक, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और कुछ ही समय बाद, 1 घंटे बाद, वो जेंट्स भी महसूस करता है तलाक देने वाला मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो तलाक हो चुकी होती है, जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन क्या एक दूसरा भी वो है पहलू जो कुरान पाक के अंदर है कि 1 महीने का उसका टाइम दिया जाए, आपने 3 तलाकें दे दी, 1 महीने देखो उनका राजीनामा वापस हो सकता है, वापस मोहब्बत बन सकती है, तो उनको वापस मिला दिया जाए। यही बात हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, यही पार्टी कह रही है। इन बातों को तो मैं समझता हूँ उलेमाओं को, मौलानाओं को कहना चाहिए था। राजस्थान में इस दोनों विषयों को लेकर के जो राय है यहाँ मुस्लिम समुदाय की, उसको आप कैसा महसूस करते हैं? क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि ये आपका काम वक्फ बोर्ड का समाज में जागृति फैलाने का भी है, तो क्या आप लोग भी इस तरह का प्रयास कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की ओर से कि मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बातें जाए जो समाज सुधार की दिशा में हो? देखिए, मैंने व्यक्तिगत भी महसूस किया है जी, और किसी से रूबरू बात करने का मौका मिलता है मुस्लिम समाज के अच्छे आदमियों से, उलेमाओं से, इंटेलेक्चुअल से, तो ये बात तो यकीनन सामने आती है कि समाज के अंदर कुरान पाक के हिसाब से तो चलना ही चाहिए, लेकिन उसमें दूसरी जो पहलू होती है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो अच्छा काम हो उस अच्छे तरीके को आगे लाना चाहिए। तो उससे मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, उलेमा लोग, मौलाना लोग, हाफिज लोग इन बातों को आगे लाएंगे तो एक कौम के अंदर बहुत अच्छा सुधार, बहुत अच्छा मैसेज जाकर और एक अच्छे परिवार की तरफ जाएंगे। जैसे मैं व्यक्तिगत अपनी बात रखना चाहूंगा ट्रिपल तलाक के अंदर, कि अगर किसी के इस तरीके से 3 बार कहने के अंदर घर उजड़ जाते हैं, बिल्कुल, तो बहुत बुरी बात है। इसमें चाहिए मौका देना चाहिए, 1 महीने बाद आप वापस होते हैं तो होना चाहिए। यही बात उन्होंने हमारे यूपी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने रखी, यही इसकी पैरवी हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे राष्ट्र के अंदर करता है। और वक्फ बोर्ड के अंदर भी जब भी चर्चा चलती है तब भी आदमी व्यक्तिगत चाहे इस तरह की बात कर ले, लेकिन एक समाज से न जाने की उलमा से डर कर वो सबके सामने कहता हुआ डरता है। तो नकवी साहब, यही बात तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं और काफ़ी लोग जो हमारे दर्शकगण हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर मुस्लिमों की तरक्की में जो आड़ आने वाली चीज़ें हैं, मुस्लिम वर्ग की तरक्की में जो बाधा देने वाली चीज़ है, वो सबसे पहले ये माना जाता है कि जो ख़ासतौर से विमेंस में जो एजुकेशन का अभाव है वो हमारे लिए
नुकसानदेह हो सकती है इस कम्युनिटी के लिए। और दूसरा, जो एक तरफ मोदी जी संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर सचेत हैं, वो दोनों चीज़ें यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, तीनों चीज़ों के बारे में माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी ख़ास तौर से इस बारे में बहुत ही उपेक्षित रहती है। तो क्या वक्फ बोर्ड के रूप में जो आपको वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की इनकम होती है, उसको भी इन कामों में आप लगाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी कमी जो मुस्लिम समाज की हिंदुस्तान में, प्रदेश में जहाँ भी है जी, वो है एजुकेशन में पिछड़ापन होना। एजुकेशन होती है तो सभी तरीके की उनके अंदर सोच बदल जाती है, सभी अच्छी सोच आ जाती है। और ये सबसे बड़ा दोष मैं देना चाहता हूँ आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अलग साथ के कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने शुरू से नहीं चाहा कि मुस्लिम को एजुकेशन दी जाए, इनको आगे बढ़ाई जाए। और एजुकेशन दी जाती है तो ऑटोमेटिक वो खुद समझने लग जाता है कि हमें देश को कैसे तरक्की देना है, कैसे आगे बढ़ाना है। राष्ट्रवादिता इंसान के अंदर होना चाहिए, क्या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, हुब्बल वतनी मिनल ईमान। ईमान का आधा हिस्सा है वतन परस्ती करना, वतन से मोहब्बत करना। ईमान का हिस्सा है वतन से मोहब्बत करना। दो जगह कुरान पाक में आया है। तो मैं समझता हूँ वो किस तरीके से मोहब्बत करेगा, जब उसे कोई बताने वाला होगा, वो एजुकेटेड होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, वो समझदार होगा। और इससे हमें कांग्रेस ने बहुत दूर रखा है। अब जो मोदी जी ने जो बात रखी है, सबका साथ, सबका विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सारी बातें मैं समझता हूँ एजुकेशन, सारी बातें आ जाती है। मैं फिर उसी सवाल पे आना चाहता हूँ नकवी साहब कि मुसलमानों की जो तरक्की के लिए जिन दोनों तीनों बातें मैंने बताई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, जो आपका बोर्ड है, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है राजस्थान में, उसको अभी जिस तरह के काम करने चाहिए वो कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रहा। सवाल ये कि मुसलमानों की तरक्की के लिए आपका जो बोर्ड है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वो क्या प्रयास कर रहा है और क्या उनकी कार्य योजना में शामिल है, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी बोर्ड में जी, उसमें सबसे पहले मैंने यही देखा था एजुकेशन के लिए क्या है और दूसरी कोचिंग के लिए क्या है। तो उनका मैंने 1.5 गुना 2.5 गुना बजट उसका ज्यादा इसलिए बढ़ाया था कि सबसे पहले चाहिए कि गरीब बच्चों को एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए कोचिंग होनी चाहिए। इसके लिए 1.5 गुना 2 गुना मैंने बजट बढ़ा के और उनकी कोचिंग क्लास है। आज भी हमारे जो मुस्लिम मुसाफिर खाने के सामने जो नाना जी की हवेली है, वहाँ पे जनरल कोचिंग हो रही है। गांधीनगर के अंदर जो RS की इस तरीके की जो बड़ी एजुकेशन की उसकी कोचिंग हो रही है। और हमने सभी संभाग के अंदर इस तरीके से निर्देश दिए हैं लिखित में कि संभागों के अंदर, क्योंकि वो दूर दराज का बच्चा जयपुर नहीं आ सकता, तो संभाग स्तर पर वो कोचिंग अटेंड करके और अपने एजुकेशन को, हायर एजुकेशन हो चाहे छोटी एजुकेशन हो, उसके वक्फ बोर्ड की मदद के जरिए एजुकेशन लेके आगे बढ़े। वक्फ बोर्ड इसमें अहम भूमिका अदा कर रहा है, खासतौर से एजुकेशन के लिए, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे बच्चों की फीस नहीं तो फीस देने वाली बात हो। कोई ऐसा उदाहरण सामने आया हो ताजा कि वक्फ बोर्ड के प्रयासों से कोई बहुत ही शीर्ष पद पे भर्ती हुई हो किसी मुस्लिम नवयुवक की पिछले साल 2 साल में? देखिए, अभी मुझे 1 साल यहाँ पे आया हुआ जी। इससे पहले मुझे पता थे, पहले जब बोर्ड चलता तो मुस्लिम स्कूल के अंदर यहाँ पे कोचिंगें चलती थी। और कुछ RS अब भी कहते हैं साहब, जो हमारे जो युवा RS हैं, तो वो कहते हैं हम साहब इन कोचिंगों के जरिए में आगे आने को मदद मिली थी। अभी इस 1 साल में मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि कोशिश ये करें कि अच्छे से अच्छे पोस्टों पर डॉक्टर, इंजीनियर, RS, IAS इस तरीके की पोस्टों पर हमारी कोचिंग के जरिए जाए तो हमारे लिए सार्थक होगी। और खासतौर से वक्फ बोर्ड की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हमारी जो विधवाएं, परित्यक्ताएं, गरीब औरतें, गरीब मर्दियां जो होते हैं, उनको किसी न किसी रूप में उनको मदद दी जाए, उनकी शादी के अंदर, उनकी एजुकेशन के अंदर, या फिर उनको अपने किसी खर्चा चलाने के लिए कोई जरूरत पड़े तो एक दफा उसको ऐसी मदद की जाए जिससे उसे महसूस हो कि वक्फ बोर्ड से हमें ये मदद मिलती है। ये वक्फ बोर्ड एक हमारे लिए एक अच्छा इदारा राजस्थान के अंदर या सभी प्रदेशों के अंदर होता। आप ये बताएं नकवी साहब कि इस शिक्षा से आप जुड़े रहे, खेलकूद से आप जुड़े रहे और अब राजनीति के एक हिस्सा भी बन गए, क्या कोई आपका और आगे का टारगेट है कहीं विधानसभा से चुनाव लड़ने का, लोकसभा का टिकट लेने का, या ऐसे कोई प्रयास किए पहले आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं किए जी। कभी शिक्षक संघ में भी कभी ये कोशिश नहीं की जिला मंत्री बनूं, प्रदेश अध्यक्ष बनूं। महासंघ में भी कभी ये कोशिश नहीं की कि जिला अध्यक्ष बनूं, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष। और यहाँ भी कभी ये होने हुआ, लेकिन ये इत्तेफाक से खिदमत करता गया, ईमानदारी रखता गया, वफादारी रखता गया और आगे बढ़ता गया। आगे आने वाले वक्त के अंदर मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि राजनीति के अंदर कोई पर्टिकुलर आपका शौक, जैसे
खेल कूद तो है ही, लेकिन खाना बनाना, पाक कला, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई खेल खेलना स्पेशल ऐसा कुछ है? ज्यादातर तो मेरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहा है कि खेल कूद के अंदर कहीं पे जाके खेला जाए, जैसे वॉलीबॉल हुई, या इसके अलावा कि अगर कहीं खेलने भी नहीं जा सके तो स्पोर्ट्स चैनल खोल के उसमें देखा जाए भाई फुटबॉल जैसा खेल जो मेरा बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि खो खो और कबड्डी, आजकल कबड्डी को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन इस जैसे खेलों को देखना, स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के जरिए इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक कहा जाता है कहावत में कि स्पोर्ट्समैन स्पीड रखिए। हाँ, उसमें न ऊंचा देखा जाता है, न नीचा देखा जाता है, न समाज देखा जाता है, न जाति देखी जाती, और सभी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, वो किस तरीके से मोहब्बत से भाइयों की तरह रहते हैं, किस तरीके से एक साथ खाते हैं, किस तरीके से एक साथ रहते हैं, उनको ये पता नहीं होता किसका कौन सा मजहब है। तो मैंने भी स्पोर्ट्समैन से यही सीखा है, और उसी से मेरा लगाव रहा शुरू से कि खेलों से जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसके सीखने की वजह से ये दिन पे दिन ये मुझे इस तरीके की इज्जत अफजाई दी है, और इन इज्जत अफजाई से मेरे साथी लोग ये भी इस बात से काफी खुश है आज पूरे राजस्थान के अंदर कि आज वसुंधरा जी ने जो इज्जत दी है एज ए एम्प्लॉय को VRS करवा के, तो पूरे एम्प्लॉय 7 लाख एम्प्लॉय, 4 लाख टीचर, जहां भी जाता हूं उनको लगता है कि हमारे समाज में से, हमारे वर्ग में से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो यकीनन सीधी सीधी भावनाएं उन कर्मचारियों की, उन शिक्षकों की भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे के साथ सीधी सीधी जुड़। लौट के आपके वापस बचपन की तरफ आना चाहेंगे कि कोई आपके बचपन की दौर में ऐसी कोई आपने बहुत तगड़ी शरारत कर दी हो, चाहे वो स्कूल में की हो, चाहे पेरेंट्स के साथ की हो, जिसके लिए आपको तगड़ी सी मार भी पड़ी हो, ऐसा कुछ याद आता आपको? देखो वैसे कोशिश तो साइलेंट वर्क ज्यादा रहा हूँ, छोटा बच्चा जब था सभी कहते, वालिदैन भी कहते थे, टीचर भी कहते थे कम बोलता है और खामोश ज्यादा रहता है, लेकिन एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि कक्षा 4 के अंदर था मैं, तो टाउन नंबर 3 उस स्कूल को ब्राह्मणी स्कूल भी बोलते हैं मालपुरा के अंदर, उसके अंदर मैं पढ़ता था, तो वहाँ के हेडमास्टर थे स्वर्गीय मिट्ठन लाल जी पाठक, बहुत जबरदस्त गुस्से वाले भी थे, तो बहुत मोहब्बत वाले भी थे। तो एक दफा जब मैं प्रार्थना के अंदर खड़ा हुआ था, तो पास वाले ने कोई किसी से इशारा किया, तो खामोखा मुझे एक अनचाहे अनदेखे एक हंसी मुस्कुराहट से आ गई। हेडमास्टर साहब को बुरा लगा, पाठक साहब को, कि ये क्यों इनडिसिप्लिन कर रहा है, उनको लगा। तो मुझे बुला के उन्होंने इतनी जबरदस्त पिटाई करी लकड़ी से कि वो बांस था, मतलब मुस्कुराहट ही गजब गई आपकी। तो उससे उनको लगा कि शायद मैं इंडिसिप्लिन कर रहा हूँ, तो वो इतना जबरदस्त हुआ कि मैं घर जाके जब अपने वालिद साहब से कहा कि साहब अगर किसी वजह से आज मुझे हेडमास्टर साहब ने बहुत मारा, और ऐसा मारा कि बांस था वो भी फट गया, तो वालिद साहब ने कहा कि चलो मैं साथ चलता हूँ तेरे। कहीं ना कहीं हमारे मिट्ठन लाल जी फाटक से हमारे वालिद साहब दोस्ताना भी था, मार के साथ उठते बैठते थे, तो मेरे साथ गए। मैं बड़ा खुश तो होता गया कि आज तो शिकायत करके आएंगे। तो वालिद साहब जो उनके हेडमास्टर साहब के पास बैठे, तो उन्होंने कहा आप सैयद कैसे आए, कि वैसा आया था आज, एक तुझसे कहना है एक बात, कि बताओ पाठक साहब, बताओ सही साहब, कि पाठक साहब एक हाथ जोड़ के निवेदन है तुमसे कि मेरे ये एक ही बच्चा है, इसको पढ़ाना है, ये मतलब मांस तो तेरा है, हड्डी हड्डी मेरी है। इसने मुझे कल आके कहा था कि मुझे मारा, तो मुझे लगा कि मार की वजह से मैं इसकी भीड़ बोलना हूँ, लेकिन मैं तुझे कहना हूँ कि इसको पढ़ाने के लिए इससे भी ज्यादा तुझे मारना पड़े ना, तो मैं इजाजत देना हूँ। हाँ, मतलब आपकी शिकायत का तो असर नहीं हुआ, वही कारण रहा कि आज आप इस तो उससे मुझे ये लगा कि गार्जियन कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता। नकवी साहब एक चीज बताएं कि मान लो आप शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आते जी, तो क्या बनने की इच्छा थी आपकी, क्या मन में था कि मुझे ये बनना चाहिए? देखिए बचपन से मेरा एक शौक था जी, खेलों का शौक था, और जब PTA में खिलाने ले जाया करते थे फिजिकल टीचर, तो मैं ताज्जुब करता था कि PTA खेलते भी, खिलाते भी, तनख्वाह भी लेते हैं। हाँ, तो उससे मेरा एक जो रुझान बचपन से ही बना हुआ था कि मैं PTA फिजिकल टीचर बनूं। हालांकि हमारी वालदा कहती हुई थी बाबू बनो, ताकि बाबू बैठा रहता है, कुर्सियों पे रहता है, आराम करता है, उसके बहुत तंदुरुस्ती के साथ जो सेहत होती थी उसके, तो उसको अच्छा मानते थे, देखो कितना वो है। लेकिन मेरे जुनून शुरू से फिजिकल टीचर का था, और ईश्वर ने मुझे फिजिकल टीचर मतलब जो चाहा वही आप बने। शुरू से मेरी ये बहुत अच्छी बात होती है नकवी साहब कि आदमी जो चाहे वही उसको बनने को मिल जाए। एक सवाल और आपसे मैं करना चाह रहा था कि आजकल एक सोशल मीडिया का बहुत दौर है, और सोशल मीडिया के जरिए हम कई चीज़ें शेयर करते हैं, अच्छी बुरी दोनों। आप ये बताएं कि कौन सा सोशल मीडिया आपको ज़्यादा पसंद है, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ट्विटर? कोई आपके पास ऐसा जो ज्यादा आप पसंद करते हो? अभी तक तो मैंने क्या है, फेसबुक ज्यादा हो की, पहले बीच के अंदर व्हाट्सएप भी हो गया, लेकिन व्हाट्सएप का क्या है कि इतनी ज्यादा वो हो गई कि सबको देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, सैकड़ों हजारों की तादाद इस तरीके से आते हैं। लेकिन फेसबुक ऐसी होती है जिसको सभी लोग किसी न किसी रूप में उसको ये देखते हैं भाई कौन सा काम कहाँ किया जा रहा है, कैसा काम किया जा रहा है। अपनी कोई दो खूबियां बताएं कि दो मेरी ये खासियत है जो मैं बताना चाहूंगा कि
जी। एक तो क्या कि मैंने शुरू से बड़ों का बहुत मान सम्मान किया है जी। कहीं ना कहीं अगर कहीं गलती भी हो गई, कोई बातों का गुस्सा नहीं किया, तो ये शुरू से मुझे खामोश मिजाजी मेरी हमेशा रही है। और टीचर्स भी इस बात को कहते हैं जब मैं यूनियन का लीडर बना कि अबू बकर नेता कैसे बनेगा, तो बोलता भी नहीं, खामोश रहता है, खामोश मिजाजी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि नेता तो वही होना चाहिए जो ज्यादा बोले। लेकिन ये जिम्मेदारी जब से मेरे पास आई तब से अपने अधिकारियों के सामने बोलना पड़ता था, माइक पे जाते थे वहाँ पे धीरे धीरे बोलना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरीके कहीं भी मौका पड़ता है तो वहाँ पर सही तरीके से अपनी बात रखने का मुझे मौका मिलता है। तो वहीं पे कहीं न किसी तरीके से मेरे कोई कमी नकवी साहब, दो अपनी कमियां भी गिनाएं कि दो मेरी कमी ये है जो जिसको आपको कहना ही चाहिए कि ये तो मेरी कमी है। कमी तो अपने आप में क्या बता सकता हूँ, लेकिन बस ये लगता है कि लोग बाग कहते भी हैं कि बहुत ज्यादा तो किसी को इज्जत देता है, इतना नहीं करना, उसको मैं अच्छा मानता हूँ। लेकिन कई दफा परिवार वाले यार दोस्त भी कहते हैं कि नकवी आप छोटे आदमी को उसको भी इतना वो कर लेते हो कि वो आपको अपने आप से बड़ा मानने लग जाता है। लेकिन मेरे जो बढ़ने की वजह है वो यही रही है कि छोटों को भी इज्जत देना। जो मुझे लोग बाग कमी बताते हैं वो कमी मेरी पॉजिटिव मानता हूँ मैं। वैसे तो आपने कहा नकवी साहब कि आप जो है शारीरिक शिक्षक बनना चाहते थे, लोग मतलब खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाहते थे, वही आप बने। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई बड़ा सपना ऐसा रहता है जो आदमी के मन में रह जाता है। क्या कोई बड़ा सपना ऐसा आपने देखा है जो अभी तक अधूरा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हो नहीं रहा जी। शिक्षक राजनीति में, कर्मचारी राजनीति में रहते हुए एक सोच थी जरा सी मेरे कि किसी न किसी तरीके से जाके मैं राजनीति में जाके किसी खिदमत को अंजाम दूं। ये भी जरूरी नहीं था कि एमएलए बनूं, ये भी जरूरी नहीं था कि कोई चेयरमैन बनूं, लेकिन एक सोच थी जो बचपन में सुनते थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता हो तुम। तो मैं सोचता था अपन नेता कैसे बन पाएंगे, बड़े लोग बनते हैं, पैसे वाले बनते हैं, लेकिन दिल में ये सोचती कि अपन भी उस जगह पर जाके लोगों की, कौम की, समाज की, प्रदेश की, देश की खिदमत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच मेरे अंदर ही अंदर थी वो पूरी मेरी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना के, राज्य मंत्री जैसा दर्जा देके, एक छोटे से जिले टोंक का, एक छोटे से शिक्षक को, एक छोटे से एक किसान परिवार से इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उन्होंने दी है, तो मैं समझता हूँ मेरा ख्वाब उन्होंने पूरा किया। ये थे सैयद अबू बकर नकवी जी, वक्फ बोर्ड के कामकाज और मुस्लिम समुदाय के कल्याण को लेकर, कुछ इनकी व्यक्तिगत बातों को लेकर आज आपसे ढेर सारी बातें हुई है। पत्रिका मंच में आने के लिए आपका आभार। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। फिर नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज ही के समय कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।